3 दिसंबर 1984 की रात, वो रात इतनी काली कि जिसकी सुबह कई सैकड़ों लोगों के लिए भोपाल में कभी नहीं हो सकी। वो रात जिसमें यूनियन कार्बाइड प्लांट से जहरीली गैस का रिसाव हुआ और सैकड़ों लोगों की जिंदगियां चली गईं और आज भी कई लोग उस रात के अंधेरे साए में। तस्वीरें एक बार उस यूसीसी प्लांट की मैं दिखा देता हूं। आज करीब 4 दशक हो गए हैं और 4 दशक बाद भी यूसीसी प्लांट की जो तस्वीरें हैं वो डरावनी इतनी है कि जो देखे उसे उस रात का मंजर दिखाई दे। हालांकि इन 4 दशकों में हुआ ये कि अब रीडेवलपमेंट की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि ये जो यूसीसी के अवशेष हैं इनकी जगह पर जो एक स्मारक है वो बनाया जाएगा। स्मारक के साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन 4 दशकों में 300 टन से ज़्यादा कचरे को निष्पादित किया गया। हालांकि अब भी कई लोग न्याय की लड़ाई अब भी लड़ रहे हैं। न्याय की लड़ाई लड़ने वालों में कुछ लोग जो है वो सामने भी आए। हमारे साथ रचना ढींगरा जी हैं जो इन यूसीसी से जो रिसाव हुआ था उसके प्रभावितों की आवाज़ उठाते। एक बार उनसे बात कर लेते हैं। मैम, रीडेवलपमेंट की बात यहाँ पर की जा रही है। 300 टन से ज़्यादा कचरा जो है वो निष्पादित किया जा चुका है। क्या लग रहा है कि ये रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जब आएगा तो जो प्रभावित हैं खासकर उनके लिहाज से ये प्रोजेक्ट कितना मायने रखेगा या फिर क्या उनकी ज़िंदगी में कोई असर पड़ेगा उस प्रोजेक्ट का? पहले तो ये बात साफ कर दें कि 300 मीट्रिक टन कचरा जो यहाँ से लेके अब इंदौर के लोगों का सरदर्द बनाया है, वो पूरे कचरे का 1% भी नहीं है। आज भी कारखाने के अंदर 21 जगहों पर जहरीला रसायन दबा हुआ है। और जो सबसे बड़ा है कि कारखाने के बाहर 400 मीटर की दूरी पर जो सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड्स बनाए गए थे, जिन्हें जहरीले तालाब के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर तो हज़ारों टन कचरा आज भी दबा हुआ है। और सरकारी खुद की रिपोर्ट, नीरी की रिपोर्ट, चाहे वो कितनी भी खराब हो, बोलती है कि 1.2 मिलियन टन्स ऑफ टॉक्सिक स्लज उसके अंदर है। तो जब तक इस सब की सफाई नहीं हो जाती, क्योंकि इसी कचरे की वजह से लगभग 2 लाख लोगों का जो आसपास रहते हैं कारखाने के, उनका भूजल प्रदूषित हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इन्हें साफ पानी पाइप से दिया गया है। सफाई नहीं होगी तब तक ये जहर आगे फैलना बंद नहीं होगा और नए लोगों को अपने गिरफ्त में लेना बंद नहीं करेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस कचरे की सफाई की बात की जाए और उसके लिए पहला है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो ये बता सके कितनी दूरी और कितनी गहराई तक कौन से रसायन हैं और उनको कैसे सफाई किया जा सकता है। और इस सब का पैसा हमारे टैक्स पेयर से नहीं आना चाहिए, जो कि अभी हुआ 128 करोड़ को कचरे जब खर्च आया, ये पैसा उन कंपनियों से आना चाहिए जिन्होंने यहाँ प्रदूषण किया है। तो यूनियन कार्बाइड और डाउ केमिकल पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल के अंतर्गत, मतलब जो प्रदूषण करे वो हर्जाना भरे के सिद्धांत को लेते हुए उनको इसके भरपाई करनी चाहिए, सफाई की भरपाई करनी चाहिए। तो मेमोरियल की बात तो बहुत बाद में आती है, जब इसकी सफाई हो जाती है। और मेमोरियल के लिए भी हमें सोचना चाहिए। ये अच्छी बात है कि वो हिरोशिमा और नागासाकी के तर्ज पर बनाना चाहते हैं, पर हिरोशिमा और नागासाकी के तर्ज पे बनाने के लिए उसमें लोगों की भागीदारी की बहुत ज़रूरत है। और क्या सरकार दिखाएगी कि कैसे उन्होंने एंडरसन को भगाया इस स्मारक में? क्या सरकार दिखाएगी कि कैसे आज भी लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है? क्या सरकार दिखाएगी कि जो कंपनियां इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर लगाम ना कसकर उनको आज इस देश में वापस व्यापार करने दिया जा रहा है, जबकि वो हमारे देश की अधिकार क्षेत्र को नहीं मानती? तो सरकार के पास क्या मॉरल राइट है इस स्मारक को बनाने का, जब वो इस क्राइम में लिप्त है उन कंपनियों के साथ? तो अगर कुछ करना है, और ये मुख्यमंत्री जी की अच्छी पहल है, और ये कोई पहले मुख्यमंत्री नहीं कि जितने भी दिग्विजय सिंह के समय से जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं कारखाने में एक ही घोषणा करके गए कि स्मारक बनाएंगे। तो स्मारक बनाने के लिए लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो सही इलाज हो, चाहे वो सही रोजगार हो, चाहे वो पुनर्वास हो, आज भी सैकड़ों विधवाओं को पेंशन नहीं मिल, विधवा गैस पीड़ित विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही। आज भी
भी 142 करोड़ रुपया गैस पीड़ितों के रोजगार के लिए रखा हुआ है, उसे खर्च नहीं किया जा रहा है। और कचरे की तो बात ऐसा है कि वो फैल ही रहा है। और गैस राहत अस्पतालों में ये हाल है कि 70% डॉक्टरों की कमी है, ना सर्जरी होती है ना इलाज होता है। तो इन मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने की ज़रूरत है, ना कि एक स्ट्रक्चर खड़ा करने की जो ये बोल सके कि हमने एक स्मारक बना दिया। मैम, रीडेवलपमेंट की जो बात हो रही है, मेमोरियल की बात हो रही है, मेट्रोपॉलिटन शहर के अंतर्गत इस जगह को भी रीडेवलप किया जाएगा। सीएम आए थे जब कुछ समय पहले, तो उन्होंने कहा कि ये एक कलंक की तरह भोपाल में खड़ा हुआ है ये स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर अकेले को गिरा देने से क्या कुछ बदलाव लोगों के जीवन में आएगा? और दूसरी बात, क्या जो रीडेवलपमेंट या मेमोरियल से रिलेटेड कोई भी बात जो गैस पीड़ित है या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी की गई है अभी तक? तो देखिए, इसमें एक जो हिरोशिमा और नागासाकी में बना है, जो जिसके तर्ज पे बना रहे हैं, उसमें क्या किया गया था, जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी कंटामिनेटेड है, आप स्ट्रक्चर भी जर्जर है, तो आप उसको रिक्रिएट करोगे, उसको डीकंटामिनेट करोगे और फिर उसको खड़ा करोगे, है ना। तो इसको कलंक ना देखते हुए इससे हम क्या सीख ले सकते हैं, और क्या भोपाल जैसे हादसे बंद हो गए हैं होने इस देश में? बिल्कुल नहीं। बस इतना है कि साइलेंट और स्लो भोपाल आज भी हो रहे हैं। आप देख लीजिए, कोई भी लीक देख लीजिए, चाहे विशाखापट्टनम हो, चाहे एन्नौर हो, चाहे कुल मिला के कुछ उसमें नहीं बदला है। तो अगर कुछ अलग करना चाहती है हमारी सरकार, तो ये कहे कि ये एक जगह हो सकती है जहां हम बताएं कि भोपाल जैसे हादसे नहीं हो सकते, और अगर होते हैं तो उन पर कानूनी जिम्मेदारी कैसे कसी जा सकती है, क्योंकि भोपाल तो एक ज्वलंत उदाहरण है जहां पर लीगली मतलब कोई भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। ऐसे ही इलाज के मामले में कि आज भी पता नहीं है कि लोगों का सही इलाज कैसे होता है, क्योंकि यूनियन कार्बाइड ने टॉक्सिकोलॉजी ऑफ गैसेस आज तक रिलीज नहीं करी है, और हमारी सरकार ने भी कुछ नहीं किया कि वो दे। तो ये हो सकता है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों के लिए ये बनाया जा रहा है, कम से कम उनके साथ तो वार्तालाप हो कि वो इस हादसे को कैसे देखते हैं। क्या हादसा आज उनकी ज़िंदगियों में जारी नहीं है? तो क्या एक स्मारक बनाने से वो हादसा ख़त्म हो जाएगा? तो क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि जिन मूलभूत सुविधाएं से उन्हें वंचित रखा जा रहा है, जो उनके लिए बनाई गई थी, वो पहले दी जाएं और फिर स्मारक की बात करें? मैम, आपने बीच में जिक्र किया कि 21 साइट्स और है इस जगह में, ये इसी कैंपस के अंदर जहाँ पर अभी भी लैंडफिल्स के अंदर वेस्ट है। तो वो 300 टन क्या था, और ये जो 21 साइट्स हैं ये क्या है? तो 300 मैट्रिक टन कुल मिला के वो था। देखिए, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री 84 में वो हुआ, और कुल मिला के उसी के बाद वो अबैंडन कर दी गई। 89 तक कुछ कुछ सफाई का काम अंदर ही अंदर चलता रहा। तो जो 350 था, वो हाईकोर्ट में एक पिटिशन लगा था 2004 में, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि जितना भी वेस्ट अबव ग्राउंड है उसको आप एक जगह लेके आइए। तो ये सारा अबव ग्राउंड वेस्ट था, जो 350 मैट्रिक टन एक वेयर हाउस में कलेक्ट करके डाला गया था। इसमें सारा सॉलिड वेस्ट था? इसमें सारा सॉलिड वेस्ट था। कुछ वो था, टार था, 7 टार था, पर मोस्टली सॉलिड वेस्ट था, बोरियों में था और वैसे फैला हुआ था अलग अलग बिल्डिंग्स के अंदर। तो उसको, और लाइम स्लज था, तो इसको इकट्ठा किया गया 2005 में, इसको इकट्ठा किया गया। ये एक्चुअली 350 से भी ज़्यादा था, 395 मैट्रिक टन्स था। 40 मैट्रिक टन उसी वक्त निष्पादन कर दिया था पीथमपुर में 2005 में, और जो 47 बचा उसके लिए आपको विशेष संयंत्र चाहिए होते थे। तो वो पड़ा रहा, और उसको अभी 2024 में इंसिनरेट किया गया, जो कि एक बहुत ही ख़राब सल्यूशन था, क्योंकि उसका अब वो गाड़ दिया गया है, जो धीरे धीरे लोगों के भूजल में मिलेगा। और ये हम नहीं कह रहे, ये पहले भाजपा के फॉर्मर मंत्री जयंत मलैया ने कहा है कि इसको गाड़ना नहीं देना चाहिए, बाबूलाल गौर ने कहा है इसको गाड़ने नहीं देना चाहिए, जयराम रमेश ने कहा है कांग्रेस के कि इसको हम कभी गाड़ेंगे नहीं, और उनका कहना सही था। इस 337 से कोई
प्रदूषण नहीं हो रहा था। 337 जमीन के ऊपर था, वो रिस्क नहीं रहा था। इसको ठीक से रखा जाता तो 1 करोड़ में ही आप इसका निष्पादन कर देते। 128 करोड़ की, 26 करोड़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिस कचरे की वजह से आज प्रदूषण फैल रहा है वो तो आज भी है। 20 अलग अलग पिट्स हैं जो यूनियन कार्बाइड के जैसे अल्फा नापथॉल जहाँ गाड़ा जाता था, 7 के पास है, ये पिट्स अभी भी हैं। और उसमें ये है कि जो बाहर इन्होंने बनाया तालाब, उसमें तो फिर भी प्लास्टिक लाइनिंग थी जो फट गई। ये तो सीधा ज़मीन में ही गाड़ा, मतलब पिट खोदी और उसके अंदर डाला, तो वो अभी भी फैक्ट्री के अंदर है। इन 21 पिट्स में आपने जो बताया, इनमें और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो किस तरीके का वेस्ट है वो? तो इसमें कुछ मर्क्यूरी मिलेगी। मर्क्यूरी तो आपको अभी भी ड्रेन्स में भी दिख जाएगी। फिर अल्फा नैपथॉल का वेस्ट होगा, फॉस्जीन प्लांट का वेस्ट होगा, 7 रेजिड्यू होगा। क्योंकि यहाँ पर जो बनता था, आई मीन वो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुआ है। फॉस्जीन एक बहुत ही टॉक्सिक वो है, जूइश लोगों को मारने के लिए हिटलर ने यूज़ की थी। एग्जैक्टली, गैस चेम्बर्स में। तो ये सब है इसके अंदर में। एग्जैक्टली क्या है वो हमारे सरकार के पास नहीं है आई थिंक जानकारी, क्योंकि वर्कर्स से अगर बात की होती, बुक्स हैं उसके ऊपर कि तो वो बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे। और इस बात की पुष्टि नीरी ने, जो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये देख कर की कि हाँ ये 21 जगहों पर दबा हुआ है। तो मेमोरियल तो तब तक संभव नहीं है जब तक इन 21 डंप साइट्स को क्लियर ना किया जाए? इस मेमोरियल संभव नहीं है, पर राजनीतिक घोषणाएं बिल्कुल संभव हैं जो हो रही हैं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इन 21 डंप साइट्स को अगर क्लियर किया जाए तो आज भी इस कैंपस को उन पॉल्यूटेंट से फ्री होने में कितना समय लगना चाहिए या कितना समय लग सकता है? देखिए, इस सब के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक असेसमेंट की ज़रूरत है, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इनफैक्ट संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कराई जाए, वो तैयार हैं ये करने के लिए। उसमें बशर्ते हमारी सरकार को उनको इनवाइट करना पड़ेगा, और वो तैयार हैं ये करने के लिए, जो ये बता सकें कि कौन कौन से हैं। वो जांच ही लगभग 1 से 1.5 साल लगता है उसको ठीक से करने में, क्योंकि आप उसमें बोरवेल्स खोदते हैं कि 60 सेंटीमीटर कितना नीचे तक जाएंगे जब आपको जहर मिलना बंद हो जाएगा कुल मिला के। तो वो करने की ज़रूरत है। जब वो असेसमेंट आ जाएगी तब हम कुछ बता पाएंगे कि कितना जल्दी कैसे ये हो सकता है। यानी कि 4 दशकों बाद भी अभी भी हम सर्टेन नहीं है कि भोपाल को इस जहर से कब राहत मिलेगी, उस जहर से जिसने न केवल भोपाल को बल्कि देश को और पूरी दुनिया को हिला के रखा था। और अभी भी है, अभी भी रखा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जहर को आपने छोड़ दिया तो वो अपना काम नहीं करेगा। वो तो नीचे पानी के जरिए फैल ही रहा है। तो अभी 42 बस्तियों में गया है। उसके बाद सरकार ने टेस्टिंग करनी छोड़ दी, क्योंकि अच्छा तरीका टेस्टिंग करेंगे ही नहीं तो जान ही नहीं पाएंगे कि आगे कितने तक गया है। पर वो जहर तो ऐसा नीचे ट्रैवल करता है और वो तो करेगा। तो 42 के बाद वो 43, 44, 45वीं मोहल्ले में जा रहा है। इसके ऊपर आंखें बंद कर लेना अलग बात है, पर वो तो अपना काम कर रहा है। गैस पीड़ितों के बीच आप लोग रहते हैं, तो जब ये मेमोरियल की बात होती है या इस तरीके की घोषणाएं होती है तो उन गैस पीड़ितों के क्या रिएक्शंस होते हैं? मैं एक बार वो भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि कई बार लोग कैमरे पर नहीं बोल पाते या ऑन रिकॉर्ड नहीं अपनी बात रख पाते, लेकिन जब आप लोग जाते हैं तब क्या रिएक्शंस होते हैं? ये तो आपको एक्चुअली गैस पीड़ितों से ही पूछना चाहिए। मेरे को गैस नहीं लगी है, पर मैं ये जानती हूँ कि कुल मिला के ये कहते हैं कि इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत। ज़्यादा लोग बोलते हैं कि जब तक हमें ही, क्योंकि यहाँ पर 93% गैस पीड़ितों को मात्र 25,000 रुपये मुआवजा मिला है, ठीक है। कि उन्हें सही मुआवजा नहीं मिला, कि इलाज नहीं होता है, पेंशन नहीं मिलती है, रोज़गार नहीं है। तो ये सुविधाएं ना देकर ये इतना पैसा बर्बाद करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना भी गैस पीड़ितों के नाम पैसा लगाया गया ना, वो सिर्फ करप्शन में गया है। 7 योग केंद्र बनाए गए कि योग कराएंगे, एक में भी योग नहीं होता, पर बिल्डिंग बन जाती है। 6 सुलभ शौचालय बनाए गए अभी गैस पीड़ितों के पैसे से। किस गैस पीड़ित को सुलभ शौचालय की ज़रूरत है? तो ये कोई लोगों की जो भावना आई है वो, और ये इररिगार्डलेस ऑफ पार्टी इन पावर है, ठीक है। ये कोई ऐसे नहीं आई है, ये एक लिव्ड एक्सपीरियंस से आई है, ये एक अनुभव से आई है कि जो भी पैसा गैस पीड़ितों के नाम पर आता है वो पुनर्वास में नहीं, मंत्रियों और अधिकारियों की जेबों भरने में जाता है।
तो ये हमारे साथ रचना ढींगरा जी थी जो गैस पीड़ितों की आवाज़ कई सालों से उठाती रही हैं। एक बार और मैं वो प्लांट की तस्वीरें दिखा देता हूँ। हालांकि अब इस एक ये लक्ष्मण रेखा बना रखी है, इसके उस तरफ जाने की जो परमिशन है वो नहीं है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये वही स्ट्रक्चर्स हैं जो 1984 में गैस कांड के समय के स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर यूसीसी के तमाम काम होते थे और अब इन 4 दशकों बाद पहली बार डॉक्टर मोहन यादव ऐसे कोई पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो इस स्ट्रक्चर के अंदर इस लक्ष्मण रेखा को पार करके उस तरफ गए थे। प्लांट के अंदर तमाम जो असेसमेंट है खुद उन्होंने देखा इस प्लांट को और ये घोषणा की है कि यहाँ पर मेमोरियल बनाया जाएगा और उन सरकार के मुताबिक ये मेमोरियल कहीं ना कहीं गैस पीड़ितों को राहत देगा। हालांकि कई सारे अभी भी जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर जो अभी हम चर्चा भी कर रहे थे कि 390 मैट्रिक टन का कचरा यहाँ से निष्पादित किया जा चुका है, लेकिन अब भी ऐसी 21 साइट्स बताई जा रही हैं जहाँ पर केमिकल अब भी दबा है और वो अब भी ग्राउंड वाटर के ज़रिए यानी कि ज़मीन के ज़रिए पूरे भोपाल में फैल रहा है। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि ये मेमोरियल कब तक बनता है और इसका फ़ायदा या असर इन गैस पीड़ितों के लिए किस हद तक होगा। प्रखर जैन, द प्रेस हिंदी, भोपाल।